फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ आशीष। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि आरक्षण। तो आरक्षण होता क्या है, कब से लागू हुआ, इसका पतित क्या रहा है, यानी हिस्ट्री क्या रहा है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन यानी आरक्षण। रिजर्वेशन जो है पहले कब से लागू हुआ, कब कब इसके बारे में बात चर्चाएं चली, कहाँ से बात उठी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि 1882 की 1880 से लेकर 84 तक में लॉर्ड रिपन जो थे वो इंडिया के वायसराय बने थे, जो इंग्लैंड के ब्रिटिशर थे। और उसी समय काल में क्या हुआ कि हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन जो एजुकेशन के ऊपर था, शिक्षा के ऊपर था। तो उसमें ज्योतिबा राव फुले ने उन्होंने गरीब लोगों के लिए, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो ऊपर नहीं उठ सकते हैं, उनको उनके शिक्षा दिलवाने के लिए उनके आरक्षण की बात की और उनके लिए वकालत लड़ी। इस बारे में बात हुई। फिर आगे चल के 1902 में कोल्हापुर रियासत के महाराजा जो थे, महाराजा साहू जी, उन्होंने अपने नियुक्तियों में, नौकरियों में 50% का आरक्षण दिया। 1902 की बात है ये। उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी हमारे देश में आज़ादी मिली। तो आज़ादी के बाद अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे चीज़ थे जिसको उसमें ऐड किया गया ये आरक्षण को लेकर। उस समय बताया गया कि आरक्षण जो है 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 10 साल के लिए आरक्षण होगा। यानी कि उनका कहना था कि आरक्षण सिर्फ उस बिहाफ पे रहेगा कि सामाजिक तौर पे जो लोग दबे हुए हैं उनको आरक्षण देकर बराबर के लेवल पर, यानी कि समाजवाद को स्थापित करना, इस तरह का सोच था उनका। और 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी 10 साल से बढ़ाते बढ़ाते अभी भी आरक्षण का पीरियड चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि संविधान के बारे में, कि संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया था, संविधान में कहाँ कहाँ, किस भाग में, किस अनुच्छेद में इसके बारे में उल्लेखित है। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान के किस भाग में आरक्षण आता है। आरक्षण जो संविधान के 16वें भाग में आता है। 16वें भाग में भी अनुच्छेद होता है, यानी कि आर्टिकल होता है। उस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में आता है, तो वो है 340 से लेकर 342 तक। अनुच्छेद में 330 से लेकर 342 तक में आरक्षण आता है। आर्टिकल 330 में क्या है, आर्टिकल 330 में बताया गया है कि लोकसभा में एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, जो अनुसूचित जाति होते हैं, उनके लिए 84 सीट रिजर्व रहेंगे, यानी कि आरक्षित रहेंगे। और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको बोलते हैं, अनारक्षित जो होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, जो बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, उनको इसमें रखा जाता है। उनके लिए 47 सीट आरक्षित रहेंगे। ये आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, पहले मैं बता चुका हूँ आपको सर। 2019 में 104 संशोधन से आरक्षण को 2020 से 2030 तक बढ़ाया गया है। इधर हाल ही की बात है। तो जैसा मैंने बताया पहले भी कि आरक्षण 10 साल के बढ़ाया गया है, वैसे बढ़ते जा रहा है। तो लोकसभा में बात करते हैं कि लोकसभा में सीट की संख्या कितनी है, मैक्सिमम कितने सीट हो सकते हैं, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 550 सीटें लोकसभा में अधिकतम रह सकती हैं, जिसमें अभी जो है फिलहाल 543 सीट है, जिसमें 131 सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। बाकी 412 सीट जो है अनारक्षित है, यानी जनरल वालों के लिए। उसमें जनरल लोग जो है उस सीट पे आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 84 सीट है और 47 सीट है एससी एसटी के तो वो उतने ही उठेंगे। लेकिन हाँ, एक सीमा बना दी गई है कि इससे कम जो है एससी एसटी नहीं होने चाहिए। उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर उठेंगे, ज़्यादा लड़ेंगे, अगर उनको वोट मिल जाती है तो वो जीत के अपने क्षेत्र में आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये इतना 131 सीट जो है एससी एसटी के लिए रहेंगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 31 में 331 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अब जानेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो हमारे देश पे पहले राज करते थे। यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे वो हमारे देश पे आए, राज किए, यहाँ के लोगों से, यहाँ के औरतों से शादी कर लिए और यहाँ पे रहने लगे। जब हमारे देश से आज़ादी जब मिली तो यहाँ के जो कुछ यूरोपियन कंट्री के लोग जो थे, जो शादी कर रखे थे, वो यहाँ से चले गए। फिर उनके जो पोते होते, नाती होते जो रहे, उनके जो समझ लीजिए कि वंशज जो थे, वो जो अभी भी रह जाते हैं, जो अब तो नहीं रहते हैं फिलहाल, लेकिन वो रहते थे, उनको एंग्लो इंडियन माना जाता था। तो इसलिए 2 सीटों, जैसे कि उसमें कुछ लोग हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा संसद में या फिर लोकसभा में। तो इसके बारे में, इसके लिए 2 एंग्लो इंडियंस को सीट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। जो राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट वहाँ से मनोनीत कर लेंगे। उनको जरूरी नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे तभी आएंगे।
तो इस तरह से एंग्लो इंडियन की कहानी है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 332 के बारे में। अनुच्छेद 332 बताया गया है कि विधानसभा में एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट आरक्षित रहेंगी। यानी कि जैसे कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है, वैसे ही विधानसभा में जैसे राज्यों में विधानसभा होते हैं उसमें भी सीटों का आरक्षण दिया गया है। लेकिन यह वैरी करेगा कि राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या कितनी है। हर राज्य में सीटों की संख्या अलग अलग है, तो उसी तरह से एससी एसटी की सीटों की संख्या वहाँ निर्धारित किया जाएगा राज्य में जो सीटों की संख्या होगी विधानसभा में सीटों की संख्या उस तरह से। तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कितना सीट है वहाँ पे। अनुच्छेद 333 में बताया गया है कि विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, जैसे से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्य में जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं। तो ये जो है एक एंग्लो इंडियन स्टेट में भी विधानसभाओं में मनोनीत करेंगे। लेकिन फिलहाल में इसे भी हटा दिया गया और इसे भी हटा दिया गया। जो मैंने बताया यहाँ पे ये जो 2019 में जो 104 संविधान संशोधन हुआ था जिसमें आरक्षण को 2020 से लेकर 2030 तक बढ़ाया गया था, इसी में एक साथ ये भी हटाया गया था कि जो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति और राज्यपाल वो अब हट गया, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन की संख्याएं एकदम लगभग खत्म हो चुकी है। एक दो होंगे भी तो वो तो ऐसे भी आ जाते हैं, इस वजह से इसे हटा दिया गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 338 के बारे में। अनुच्छेद 338 क्या है? यह एससी आयोग है, यानी कि शेड्यूल कास्ट आयोग, यानी कि पिछड़ा आयोग। जो भी पिछड़ा लोग हैं इसके अंदर आते हैं। और अनुच्छेद 338 के क्रम में एसटी आयोग आता है। एससी और एसटी बताया जी मैंने क्या होता है एससी और एसटी। तो आगे बात करते हैं कि ये क्या है, ये आयोग क्यों है। ये जो आयोग है ये दोनों आयोग सीधा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनकी पावर बहुत ही अधिक है। ये एससी एसटी एक्ट लगा सकते हैं और ये कानून माना जाता है, यानी कि ये जो आयोग है वो एससी एसटी एक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट कानून की तरह की तरह से अलग हो जाता है। अनुच्छेद 339 में एससी एसटी का कल्याण प्रशासन केंद्र के अधीन है, यानी कि एससी एसटी से रिलेटेड कोई भी कानूनी अधिकार या आरक्षण इसके बारे में केंद्र के को ज़्यादा शक्ति है। केंद्र इस पर क्या डिसीजन लेना है किसी भी मैटर पे, ये केंद्र के अधीन है। आगे बात करते हैं 340 के बारे में। अनुच्छेद 340 में है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी। ओबीसी क्या होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। अब अदर बैकवर्ड क्लास में भी दो तरह के आते हैं, इसमें भी दो समितियां बनी थी। पहला समिति था पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर समिति, और दूसरा आयोग बना था मंडल आयोग। यह मंडल आयोग समिति बनी थी। काका कालेकर समिति और मंडल समिति ये दोनों ओबीसी से संबंधित है। आगे मंडल समिति की बात करेंगे। इसमें इसलिए नहीं बात करेंगे कि ये ज़्यादा उस समय ये जब आया था तो वो ज़्यादा मतलब मान्य नहीं माना गया था, थोड़ा मोड़ा इसके बारे में चर्चा उठी थी। जब मंडल आयोग आया तो इसका गठन किसने किया? इसका गठन जो थे मोरारजी देसाई जो थे वो पीएम रहे थे 1977 से लेकर 79 में। उन्हीं के कार्यकाल के बीच में इन्होंने ही, मोरारजी देसाई ने ही मंडल आयोग का समिति का गठन किया। और इसका रिपोर्ट जो सौंपा गया 1980 में, जब मोरारजी देसाई पीएम पद से हट चुके थे उसके बाद इसका रिपोर्ट सौंपा गया। और इसे लागू किसने किया? तो इसको लागू किया था विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने, जो कांग्रेस के नेता थे और खुद 7वां पीएम 1989 से 90 तक में रहे थे। इन्होंने ही 27% आरक्षण को ओबीसी को लागू करवाया था। अब बात करेंगे कि ओबीसी क्या है और ओबीसी में भी कितने कैटेगरी होते हैं। ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास, इसमें भी दो कैटेगरी होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो लोग आ जाते हैं जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा होता है, और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो लोग जिनका इनकम 8 लाख से कम होता है। अब इसमें भी कैटेगरी है ईबीसी और बीसी। ईबीसी क्या है कि ईबीसी में होता है इकोनॉमिकली वीकर क्लास और बीसी मतलब वीकर क्लास। ईबीसी में वो लोग आ जाते हैं जो 8 लाख से कम वाले, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा गरीब है पैसे के मामले में, यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो BC1 भी कहलाते हैं। जो स्टेट में वेरी करता है कि कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि 105वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि अपने राज्य में अपने क्षेत्र के अंतर्गत वो मतलब किसी जाति को किस में रखना है इसके बारे में अधिकार दे दिया गया। तो ये जो है ईबीसी और जो BC1 में आता है और BC2 में आता है, ये चीज़ें अभी 105 के तहत 105 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बदलाव किया गया है, क्योंकि इसमें स्टेट को अधिकार मिल गया है कि वो अपने स्टेट में किस जाति को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि 2014 में क्या हुआ था। 2014 में किन्नरों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया था, यानी कि किन्नरों को भी 27% का आरक्षण ओबीसी के तहत, जो ओबीसी का मंडल आयोग है उसके तहत उनको भी 2014 से 27% का आरक्षण किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी
नामांकन क्षेत्र में या फिर किसी नौकरी क्षेत्र में, किसी भी सीट के क्षेत्र में, कोई चुनाव के क्षेत्र में उनको भी मिलेगा। 1992 में एक केस हुआ था, इंदिरा साहनी केस, जिसमें तय किया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन रिसेंट की न्यूज़ है, हाल ही की न्यूज़ है, जिसमें झारखंड सरकार ने 77% तक, 50 नहीं 77% तक आरक्षण को बढ़ा दिया है। इट मीन्स कि 77% आरक्षण। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब यहाँ पे 50% आरक्षण को तय किया गया कि इससे ज़्यादा फिर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, फिर झारखंड में जो है वहाँ की जो सरकार है वह 77% आरक्षण नौकरियों में दे रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है और क्या ये लागू हो सकता है, किस तरह से लागू हो सकता है? इसके बारे में आप अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे जिनको इनके बारे में पता होगा ज़्यादा कुछ, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हमारा यहीं तक रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है? थोड़ा मेहनत लगा है वीडियो शूट करने में और कंटेंट तैयार करने में, तो जैसा भी लगा हो वीडियो अंत में कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।